अगले सवाल में वो क्या पूछ रहा है? अगले सवाल में वो बता रहा है कि सेल्स मैन रिसीव अ बेसिक सैलरी एंड अ बोनस बेस्ड ऑन 5% ऑफ सेल्स मेट, यानी कि 5% ऑफ सेल्स बेसिक सैलरी और बोनस उसे मिलता है सेल्स का 5%। इस बेसिक सैलरी इज एंटर्ड इनटू स्प्रेडशीट B5, यानी कि उसकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक है, वो स्प्रेडशीट के B5 कॉलम में ऐड है, ठीक है। और हिज सेल्स फिगर इज स्प्लिट बिटवीन होम सेल्स एंड इन सेल C5 एंड ओवर सेल्स इन सेल C5 इन D5। C5 में जो उसने अपनी होम कंट्री में सेल्स की हैं वो सेव है। D5 में जो उसने आउटसाइड या ओवरसीज की हैं वो सेव है। अब कमीशन परसेंटेज जो 5% है वो है E5 में, यानी कि E5 सेल में उसकी कमीशन का 5% परसेंटेज है, E5 में लिखी हुई है 5%। तो आप कैसे उसका कमीशन निकालोगे? तो देखें, कमीशन निकालने का तरीका क्या है। अजान हो रही है। तो ये सारा डाटा आपके पास लिखा हुआ है। आप देखें, कमीशन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है कि जितनी सेल्स की है उसका 5%। उसने अगर टोटल कमीशन निकालना है तो अगर सेल्स, होम सेल्स उसकी C5 सेल में और ओवर सेल्स D5 में, तो इसका मतलब है कि आप टोटल सेल्स निकालेंगे C5 प्लस D5 करके, ठीक है। उसके आपने सैलरी तो, टोटल सैलरी तो नहीं निकालनी ना, सिर्फ आपने उसकी कमीशन निकालना है। अगर सैलरी निकालनी होती तो बेसिक पे मैं ऐड करता है इसमें, अगर निकालनी होती इन केस मैंने सिर्फ कमीशन निकालना है। इज इक्वल टू पहले लाजमी होता है एक्सेल में, आपको पता है फॉर्मूला करने के लिए। C5 प्लस D5 करके टोटल जो उसने सेल्स की है वो आ जाएंगे, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। एक्सेल में मल्टीप्लाई का साइन कुछ इस किस्म का होता है, E5 सेल से, यानी कि परसेंटेज ऑफ कमीशन से। अगर उसकी 100 फॉर एग्जाम्पल टोटल सेल्स है, 5% कमीशन है, तो इसका मतलब है उसने $5 कमाया। ऑप्शन ए जो है वो आसान सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है इफ फंक्शन का, ठीक है। इफ फंक्शन अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, तो इफ फंक्शन में हम लोग क्या करते थे, लॉजिकल टेस्ट होता था कि अगर तो कंडीशन स्टेट ट्रू है पहली चीज लिखते थे, फिर कोमा, ये वाली वैल्यू एंटर करें, अदरवाइज ये वाली वैल्यू एंटर करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं, इन सेल B2 एन अकाउंटेंट एंटर्स द नंबर ऑफ आवर्स, एंटर नंबर ऑफ आवर्स एम्प्लॉय यूजली वर्क पर वीक विच इज 40 आवर्स। एक सेल है B2 सेल, उसमें उसने आवर्स लिखे हुए हैं 40 आवर्स, ठीक है, जो कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, नॉर्मल। अब C10 to C14 सेल्स में उसने लिखा हुआ है कि कितना एक्चुअल आवर्स लोगों ने काम किया, ठीक है, एक्चुअल आवर्स वर्क कितना किया C10 to C14 में, ठीक है। C11 में यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C12 C13 और C14, 11 12 13 14 में उसने एक्चुअल आवर्स लिखे हुए हैं। और D10 to D14 में वो अकाउंटेंट चाहता है कि उसे पता चले कि एम्प्लॉय अगर ओवर टाइम रिसीव करता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर C10 ये है, यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ, इसको मैं एक्सेल की फिगर की शेप में बना देता हूँ। ये जो है आपका कॉलम C हो गया, ये कॉलम D हो गया, ठीक है। ये आपकी रोज होगी 10 11 12 13 और 14। अब वो इस जगह पे D10 में वो जानना चाहता है कि क्या ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। इस D10 में वो क्या फॉर्मूला डाले, तो फॉर्मूला इनमें से एक करना है। अब ओवर टाइम कब मिलेगा, ये कॉमन सी बात है जो आप लोगों ने लेबर चैप्टर में पढ़ी थी, कि अगर जो उसने एक्चुअल आवर्स काम काम किया वो 40 आवर्स से ज्यादा हो, ठीक है। ओवर टाइम निकालने के लिए मैं पहली चीज तो क्या करूंगा, इज इक्वल टू इफ डालूंगा। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो C10 है, यानी कि एक्चुअल आवर्स, अगर तो वो ज्यादा है नॉर्मल आवर्स से B2 से, ठीक है, अगर तो वो ज्यादा है नॉर्मल आवर्स से B2 से, फिर फिर आपने इधर जो है D10 में क्या शो करना है कि ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर आपने वर्डिंग्स में शो करनी होती थी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपका 13 वाला था, उसमें आप पहले इन्वर्टेड कोमास डालते थे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर वर्डिंग्स वाली चीज लिखते थे, फिर आप कोमा क्लोज करते थे। फिर आपने इस बॉक्स में ओवर टाइम शो करना है, ठीक है, D10 में। अदरवाइज, इसका मतलब था अदरवाइज, अदरवाइज आपने ये शो कर देना है कि ओवर टाइम नहीं मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल, कोमा होगा और ये क्लोज। ये चीज आपने याद रखनी है, मैंने ओटी खुद शॉर्टकट लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्सेल में ऐसे लॉजिकल फंक्शन होता था। अब अगर मैं इसको इस चीज में पेस्ट करूंगा तो मेरे पास ओवर टाइम तो आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसको कॉपी करूंगा D11 में, तो आप लोगों को पता है कि एक प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर तो मैंने B2 लिया है, तो नीचे जब मैं सेल रेफरेंस लेके जाऊंगा, रिलेटिव रेफरेंस, तो अगला जो सेल वो B2 की जगह जो है वो C2 कंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने एब्सोलूट नहीं किया हुआ। मैंने इस सेल को एब्सोलूट करना है कि हर चीज, हर जो
फॉर्मूला जो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा उसमें रिलेटिव सेल रेफरेंस ना हो, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो, यानी कि ये B2 वाली फिगर यही 40 आवर्स की रहे, 40 आवर्स के साथ ही मैंने कंपेयर करना है। इसीलिए मैं इसके पीछे डॉलर और इसके आगे डॉलर डाल दूंगा, ताकि हर फंक्शन में मैं जो C10 है उसको, जैसे इधर इसमें मैं C10 को B2 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो अगले में मैं C11 को अगेन इस B2 से कर रहा हूँ। अगर तो मैं ये डॉलर ना डालता तो C11 B3 से कंपेयर हो रहा था, और B3 में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। तो अगर एक सेल को आपने फिक्स रखना है, बाकी चीजें बेशक चेंज होती रही, लेकिन एक चीज को आपने फिक्स रखना है, उसको आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी कहते हैं, तो आपने रो और कॉलम के पीछे डॉलर साइन डालना है। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पर बी कॉलम के पीछे डालने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कॉलम एब्सोल्यूट रहता ना, बी कॉलम के नीचे वाली रो रो जाती रहती जाती रहती जाती रहती, स्टिल आंसर जो है वो तो गलत आता। इधर पहले इस सेल में आप अगर B2 डालते, दूसरे सेल में वो B3 के साथ कंपेयर कर रहा होता, क्योंकि आपने इस वाले ऑप्शन में सिर्फ डॉलर को वो किया ना एब्सोल्यूट, डॉलर कॉलम को एब्सोल्यूट किया बी, तो कॉलम तो नीचे जाता रहता है ना, रो को एब्सोल्यूट करते तो अलग बात थी। इसलिए ये वाला आंसर होगा। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, ये जो कॉमा होता है तब होता है अगर अपने वर्डिंग्स में फिगर शो करनी होती है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब आपने टू सॉर्ट द प्राइस इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, प्राइस को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, बड़े से छोटा, यानी कि ये प्राइस, तो आसान काम ये है कि अब आपने सप्लायर और क्वांटिटी और प्राइस तीनों चीजें, तो जाहिर सी बात है आपने अगर प्राइस को करना है तो सिर्फ आप ये तो नहीं चाहते ना कि प्राइस ही आगे पीछे हो, तो जो जो सप्लायर आपको प्राइस कोट कर रहा है, सप्लायर भी तो उसके साथ आए ना। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी जब हम सॉर्ट फंक्शन कर रहे थे, यानी कि एक्सपेंड सिलेक्शन वाला। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये सारा डाटा जो है ना इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इस सारे के सारे को। कितना बन जाता है A2 to C5, ठीक है, A2 to C5। फिर यहाँ जाके आप राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट जाएंगे, सॉर्ट में जाके आपने जिस हिसाब से सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्लिक करेंगे, तो आपके पास अरेंजमेंट आ जाएगी। तो ऑप्शन जो है ना ए होगा, ठीक है। पहले आपने ये रेंज सेलेक्ट करनी है डाटा की, ठीक है, उसके बाद आपने सॉर्ट करना है। इस ब्रैकेट का ये जो मुंह खुला हुआ है ना, ये जो क्रोकोडाइल माउथ बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपने सॉर्ट पे जाना है, सॉर्ट के बाद आपने कॉलम सी को सॉर्ट कर देना है, ठीक है, वही राइट क्लिक करके जिस हिसाब से करना है। यहाँ पर डिसेंडिंग होगा, डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर होगा। इसके बाद 176 है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स, एक कंपनी है वो 3 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, और वो सेल्स मिक्स देखना चाहती है, मिक्स देखना चाहती है हर प्रोडक्ट का 2001 से 2018 तक। इसमें से कौन सी जो डायग्राम है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होगी। तो पाई चार्ट तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा, वो तो एक चीज का टोटल को एज अ प्रोपोर्शन बताता है। कंपोनेंट बार चार्ट जो है, यस वो सुटेबल होगा, सिंपल बार चार्ट भी सुटेबल हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो मिक्स देखना चाहता है, मिक्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये 2011 की सेल है 3 प्रोडक्ट्स की, तो वो ये देखना चाहता है कि प्रोडक्ट ए से कितनी है, प्रोडक्ट बी से कितनी है, जैसे ये शेडेड रीजन ए का है, ये बी का, ये सी का। क्योंकि वो मिक्स देखना चाहता है, तो इसीलिए कंपोनेंट जो बार चार्ट है ना, कंपोनेंट बार चार्ट वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कंपोनेंट सिंपल बार चार्ट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, कंपोनेंट बार चार्ट जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स में ज्यादा चीजें आप बता सकते हैं। सिंपल बार चार्ट में आप ज्यादा चीजें नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पर आपने 11 की शो कर दी, यहाँ पर आपने 12 की शो कर दी इन फॉर्म ऑफ मिक्स के। 12 में से फॉर एग्जांपल 12 में जो है बी ज्यादा था, सी कम था, ए तकरीबन वैसे ही था। फिर 13 में जो है आपका ए कम हो गया, बहुत ए की सेल्स कम होगी, बी की भी कम होगी सेल्स, सी की ज्यादा होगी। ये जो चार्ट है ये कंपोनेंट बार चार्ट होता है। तो अगर आपने ऐसा कोई मिक्स दिखाना है, ये जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूँ ये आपने याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई मिक्स दिखाना है 3 प्रोडक्ट्स का और विद टाइम उनको कंपेयर करना है, कंपोनेंट बार चार्ट जो है ना वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। इसके बाद है XYZ सेल्स इनटू 10 डिफरेंट कंट्रीज, एक कंपनी है वो 10 मुख्तलिफ मुल्कों में बेचती है प्रोडक्ट। विच वन ऑफ वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट चार्ट ऑफ डायग्राम ऑफ शोइंग टोटल टर्नओवर द इयर्स एंड इट्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट कंट्रीज। ये बहुत ही सिंपल है, अभी हमने ऊपर बात की कि एक पाई चार्ट ही होगा, ठीक है, टोटल सेल्स बताएगा, उसमें से बताएगा कि यार इतनी सेल्स जो हैं वो इस कंट्री से हैं, इतनी सेल्स इस कंट्री से हैं, ठीक है। स्लाइस की फॉर्म में आपको पाई चार्ट बता, ऐसे पाई चार्ट पाई चार्ट ही यूजफुल है, टोटल एज अ टोटल को प्रोपोर्शन में दिखाने के लिए पाई चार्ट ही काम आता है। Non-financial managers are likely to experience problems in understanding and interpreting management accounting reports. Which of the following statement is least appropriate method of dealing with this problem?
चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में मैंने बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो नॉन फाइनेंशियल मैनेजर को ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, वो यही कह रहा है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें से जो है सबसे कम अप्रोप्रिएट मेथड क्या है इस प्रॉब्लम को डील करने का, यानी कि 3 मेथड्स ठीक है लेकिन एक मेथड जो है ना वो बिल्कुल अनअप्रोप्रिएट है, लीस्ट अप्रोप्रिएट है। हाईलाइट्स एंड एक्सप्लेन एनी अनयूजुअल आइटम इन द रिपोर्ट, यस कोई ऐसी चीजें जो अनयूजुअल है, जो टेक्निकल है, उसको आप समझाएं। डिस्कस विद यूजर्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, यस यूजर का मतलब है जिस बंदे को मैंने देनी है उससे आप पहले डिस्कस कर लो कि इस फॉर्म में देनी चाहिए। इंक्लूड क्लियर ग्राफ्स एंड चार्ट्स टू इंश्योर द नैरेटिव इज एज सिंपल एज पॉसिबल, यस ग्राफ्स और चार्ट्स की फॉर्म में अगर आप शो करेंगे उसको तो उसके लिए आसान होगा समझना, ये भी एक अच्छा तरीका है। इंश्योर दैट ओनली इंडिविजुअल विद सम अकाउंटिंग नॉलेज आर अपॉइंटेड टू मैनेजमेंट पोजीशंस, नहीं नहीं, ये लीस्ट अप्रोप्रिएट वे है। आपने तो ये इंश्योर नहीं करना ना, मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो है उसका ACCA करना जरूरी तो नहीं है ना, उसने BBA भी किया हो सकता है, उसने MBA किया हो सकता है। तो आप ये तो उसको नहीं कहेंगे जी आप जरा ACCA की भी थोड़ी नॉलेज ले लो, नहीं ऐसा नहीं होता। ये सबसे कम अप्रोप्रिएट मेथड है, बाकी एक अच्छे मेथड्स हैं, रीजनेबल मेथड्स हैं। थ्री डायमेंशनल स्प्रेडशीट वुड बी बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि थ्री डायमेंशनल स्प्रेडशीट आप किस चीज को कहते हो, तो ये बस आपने याद रखना है कि स्प्रेडशीट विच यूजेस अ नंबर ऑफ वर्कशीट्स ईच वन लिंक टू एन ओवरऑल समरी वर्कशीट, वो स्प्रेडशीट जिसमें आप डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं और हर वो वर्कशीट को आपने लिंक किया होता है एक समरी वर्कशीट, यानी कि उन सबसे रिलेटेड होती है, ओवरऑल उनका टोटल होता है, तो ऐसी स्प्रेडशीट को आप थ्री डायमेंशनल कहते हो, ये आपने बस याद रखना है। 180 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशंस फॉर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन द प्रोविजन ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या जस्टिफाई करता है कि कंप्यूटर्स हमें यूज करना चाहिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हुए, ठीक है। तो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, यस ये एक जस्टिफिकेशन है कि कंप्यूटर हम यूज करेंगे तो प्रोसेसिंग की स्पीड हमारी अच्छी होगी, तो बिल्कुल एक्यूरेसी, बिल्कुल ह्यूमन के चांसेस है एरर करने के लेकिन कंप्यूटर के चांसेस बहुत कम होते हैं, एक्यूरेसी होगी प्रोसेसिंग में। स्पीड भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, अब आप खुद मैनुअली रजिस्टर पे लिख रहे हो अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है, उनको कैलकुलेटर से टोटल कर रही हूँ, लिखते जा रही हूँ, टाइम लगेगा ना। स्प्रेडशीट पे जल्दी जल्दी हो जाएगा, कंप्यूटर्स पे जल्दी जल्दी हो जाएगा और एक्यूरेसी भी होगी। वॉल्यूम एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स भी, यस कि कंप्यूटर पे आप ज्यादा वॉल्यूम को स्टोर भी कर सकते हो, यहाँ पर आप कागज को आपको बहुत अरसे तक स्टोर करना पड़ेगा, वहां पर एक लेकिन छोटा सा डाटा होता है, 1 MB 2 MB की फाइल होती है एक्सेल की, ठीक है, या वर्ड की, क्योंकि उसने कंप्यूटर का पूछा हुआ है, तो वो वॉल्यूम और कैपेसिटी कम्प्लेक्सिटी भी है, तो तीनों ही ऑप्शन होंगे, 180 का डी होगा। 181 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन आप कैसे करते हो, ठीक है। तो राउंड फंक्शन का तरीका मैंने आप करके भी बताया था, ठीक है, पहले आप राउंड फंक्शन होता है, फिर नंबर आप लिखते हो, ब्रैकेट डाल के आप नंबर लिखते हो, नंबर के बाद आप कॉमा डालते हो और कॉमा के बाद जो है ना आप कितने डिजिट्स तक आपने राउंड ऑफ करना है, 0 करना है, 1 करना है, 2 करना है, या आप अगर -1 -2 करोगे तो नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 तक होगा। तो 181 का जो है वो आपका ए होगा। फिर 182 आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग स्प्रेडशीट, इनमें से किस चीज के जो है ना चांसेस सबसे कम है स्प्रेडशीट से बनाने के लिए। तो एनुअल अकाउंट्स जो है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं उनके कम चांसेस हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट जो है ना ज्यादातर यूज होती है, आपने याद रखना है, इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, बजट्स, फोरकास्ट के लिए होती है। जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू बनते हैं, जैसे आजकल क्विक बुक्स हो गया, जीरो सॉफ्टवेयर हो गया, ERPs हो गया। Which of the following mathematical symbols used in the formula are in the correct order of precedence in spreadsheet calculation? बाकी तो चीजें मैंने आपको बता दी थी, डीमैथ्स रूल फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर पावर्स का मैं आपको क्लास में ये मैं स्किप कर गया था, तो चले मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। सबसे पहले पावर होगी, ठीक है, पावर होगी, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो पावर जो एक्सपोनेंट वो पहले है, फिर डिवीजन है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो ऐसे होता है। If three adjacent columns are selected at once and hide function is used, which columns or the columns will be hidden? तो अगर आप हाइड फंक्शन करते हो 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करके, तो कौन कौन सा कॉलम हिडन होगा। तो देखें, हाइड फंक्शन जब आप यूज करते हैं तो सारे के सारे कॉलम्स हाइड हो जाएंगे ना। हाइड फंक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं भी करके भी बता देता हूँ, जैसे ये है, अब यहाँ पर मैं हाइड फंक्शन करता हूँ, ये मैं 3 कॉलम्स उसने कहा है, 3 कॉलम्स ये मैंने सेलेक्ट किए, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर राइट प्रेस किया, यहाँ पर मैंने कर दिया, 1 मिनट, यहाँ पर मैं तीनों कॉलम्स को करता हूँ
एक मिनट। यहाँ पर ये एक ही हो रहा है सेलेक्ट। कॉलम सेलेक्ट किए, हाइड किया तो देखें तीनों चले गए, बी सी डी तीनों चले गए। इसका मतलब है अगर आप तीनों कॉलम्स को हाइड करोगे तो सारे के सारे ही हाइड होंगे। टू अनहाइड अ रो अ यूजर मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट, अगर आपने कोई रो को हाइड किया है उसको आपने अनहाइड करना है तो आपने द रो अबव एंड बिलो द हिडन रो को सिलेक्ट करना होगा। 185 का बी होगा। ये करके भी देख लेते हैं। आपने एक रो को हाइड किया पहले, यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर बैक स्पेस करता हूँ, इसको अनहाइड करता हूँ। एक रो को आपने हाइड किया, जैसे आपने रो 8 है, इसको आपने हाइड किया। अब आपने अगर अनहाइड करना है तो आप या तो इस 9 को क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे जाएंगे अनहाइड, बल्कि 7 और 9 जो है ना इनके दरमियान जो है ना दोनों, इस पे आप जाके अनहाइड करेंगे। जैसे मैंने 7 पे जाके मैंने अनहाइड किया, नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है ना, यहाँ पर जाके मैं करूंगा तो ये रो अनहाइड होगी। तो इसमें ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, द रोज अबव एंड बिलो द हिडन रो, यानी कि इन बिटवीन होगा। अनहाइड अ रो यूजर मस्ट सेलेक्ट द रोज बिलो एंड अबव द हिडन रो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पर तो हमें वो हिडन रो, अगर ये रो मैंने हाइड कर दी है, इन केस अगर ये हाइड है, ये तो हाइड होगी। अब अगर मैंने इसको दोबारा रखना है तो मैं ऊपर वाले पे जाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल 7 पे जाके मैं अनहाइड करता हूँ, नहीं होगा, तो 9 पे जाके मैं अनहाइड करता हूँ, नहीं होगा, तो ये 8 पे जाके ही होगा, ठीक है, उसी रो पे जाके अनहाइड होगा। ये मैंने यहाँ पर गलत किया, ये द रो दैट इज हिडन होगा आंसर इसका, सॉरी। जो रो हिडन है उसको स्लाइटली सा पोर्शन नजर आ रहा होगा तो वो आंसर होगा। इसके बाद अगला है, which of the following password options would allow a user to view a spreadsheet but not allow them to to make changes without entering a password? ये कौन सी चीज होगी? तो यूजर टू स्प्रेडशीट को देख सकता है लेकिन वो चेंजेस नहीं कर सकता, पासवर्ड टू मॉडिफाई होगा, ठीक है। पासवर्ड टू ओपन तो जो वो था ना, जो हमने ओपन करने के लिए किया था। पासवर्ड टू मॉडिफाई का मतलब ये कि अगर हमने स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट किया है, अंदर शीट को, उसको खोलने के लिए जो है ना हमें एक पासवर्ड चाहिए होगा, जो मैं वो करता भी था फॉर्मेट करके प्रोटेक्ट शीट। तो मॉडिफाई का मतलब है चेंजेस करने के लिए, तो ये वाला होगा बी। While protecting individual cells in spreadsheet, what must a user do to the worksheet? अगर आपने इंडिविजुअल सेल्स को प्रोटेक्ट करना है तो पहला काम आपने वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने इंडिविजुअल सेल्स को प्रोटेक्ट करना है, पहला काम है वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद इंडिविजुअल्स को जाके करना है, ठीक है। Which of the following custom formats would result in the negative numbers being showed with brackets around them? तो ये MS Excel 13 की चीज है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, ठीक है। एक तो आसान तरीका था राउंड करने का, मैंने आपको बताया था फॉर्मेट, लेकिन ये देखें, एक ये कस्टम फॉर्मेट्स भी हैं। अगर आप सेल्स में जाके अगर कुछ ऐसा लिखते हैं ना, यानी कि हैश कोमा हैश हैश जीरो, फिर ये सेमी कॉलन, फिर ब्रैकेट में रेड, फिर ये, तो ये नंबर्स जो है ना ऐसे नेगेटिव और बोल्ड में शो हो जाता है। ये रेड रेड करेंगे तो रेड होगा, अदरवाइज ये इस किस्म का हो जाएगा। ये बेसिकली ये है, यू कैन चेंज दिस टू गेट रिड ऑफ माइनस साइन एंड वुड बी रिप्लेस्ड विद द ब्रैकेट्स, ठीक है। आप माइनस की जगह ब्रैकेट्स भी कर सकते हो, तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। नेगेटिव नंबर है ना तो उसको आपने ऐसे शो करना होता है, कस्टम फॉर्मेट उसका ये है। ये आपने याद कर लेना है, ये मेरा नहीं ख्याल एग्जाम में भी टेस्ट होगा, अगर आपको ज़्यादा इस पे ना भी तवज्जो दें तो कोई इतना नहीं है। तो इसमें से जो है ना ये वाला डी ही है, तो 188 का डी होगा। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद भी इसी किस्म का है 189 के, तो ये इसको भी आप छोड़ दें, इन दो को वैसे आप इग्नोर कर दें, ये नहीं एग्जाम में टेस्ट होंगे, फिक्र ना करें। हाउ शुड द टाइम 25 पास्ट 4 PM बी एंटर्ड इनटू स्प्रेडशीट? तो स्प्रेडशीट में ये टाइम कैसे एंटर होगा? 16:25 4 PM एट पास्ट 4 PM, यानी कि 4 PM से 25 मिनट ऊपर हो गए, तो इसका मतलब है ऐसे इस फॉर्म में शो होता है एक्सेल में। 190 का जो है वो इस तरह होगा।
तो ये स्प्रेडशीट में होगा। यहाँ पर मैं अगर लिखता भी हूँ 25 पास्ट 4, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 पास्ट 4, यानी कि 4:25 PM। 16:25 शो हो रहा है, ठीक है। 16:25 शो हो रहा है, तो मैंने भी 16:25 ही क्लिक किया। 16:25 देखें, टाइम मैंने ये कोमा 4:25 लिखा तो 16:25:00 नजर आ गया। एक्सेल में भी आपको नजर आ रहा है, स्प्रेडशीट में वही शो हो रहा है। 16:25 शो हो रहा है, ठीक है। उसने स्प्रेडशीट में पूछा हुआ, ऊपर फॉर्मूला टैब पे नहीं पूछा हुआ। अगर फॉर्मूला टैब वाला पूछा था तो ये आंसर होता 4:25 फिर 00। इसके बाद अगला क्या है? एग्जामिन द फॉलोइंग स्प्रेडशीट एक्सट्रैक्ट सेल्स मंथ्स दी है, प्रोडक्ट और जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। द फॉर्मूला इन सेल D2 इज इक्वल टू B2 प्लस C2। डी इस किस सेल में डाला है? D2 सेल में, यानी कि इसमें। उसने जो फॉर्मूला उसने डाला है वो डाला है B2 प्लस C2, यानी कि ये B2 प्लस C2। अब वो क्या कह रहा है? द फॉर्मूला वॉज कॉपीड टू अ सेल D4 विच एरर मैसेज वुड बी अपीयर। यानी कि ये फॉर्मूला जब आपने कॉपी किया तो एक्सेल क्या कर रहा होगा? एक्सेल के मुताबिक तो आपने जो जिस सेल में फॉर्मूला कॉपी किया उस सेल से पिछला सेल और उससे पिछले सेल को ऐड करना है। यहाँ पर जब आप फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो एक्सेल के मुताबिक ये 4 जो वर्डिंग है इसको आपने नंबर्स के साथ ऐड करना है। तो वर्डिंग्स को अगर आप नंबर के साथ ऐड करो तो एक एरर आता था जिसका नाम आता होता था वैल्यू एरर। ये क्लास में भी हमने बात की थी कि अगर अगर आप इनकरेक्ट डाटा टाइप यूज करते हो, जैसे आप नंबर्स को वर्ड के साथ कैलकुलेट करते हो या मल्टीप्लाई कर रहे होते हो वर्ड्स के साथ, तो वो गलत आंसर होता है, तो वैल्यू एरर आएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंपोनेंट बार चार्ट। इनमें से कंपोनेंट बार चार्ट का एडवांटेज कौन सा नहीं है? द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट कैन बी असेस्ड। तो ये तो एडवांटेज है ना कि आप असेस कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। यस। मोर देन वन कंपोनेंट कैन बी डिस्प्लेड एट अ टाइम। यस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम शो कर रहे थे कंपोनेंट बार चार्ट में। द टोटल वैल्यू कैन बी इजीली असेस्ड एंड डिटरमिन्ड। इसमें थोड़ा मसला है क्योंकि ये एक तरह से उसका डिसएडवांटेज है ना, एडवांटेज नहीं है। अगर कंपोनेंट्स में आपने स्प्लिट की हैं चीजें तो ओवरऑल टोटल देखना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कंपोनेंट बार चार्ट, जैसे ये प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, आपकी डिफरेंट सेल्स हैं। अब एक आप हर साल की सेल्स देख रहे हो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी की, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट ए है, मैं आपको बता समझाता हूँ कंपोनेंट बार चार्ट बना के। ये प्रोडक्ट ए की सेल होगी, ये प्रोडक्ट बी की सेल होगी, ये प्रोडक्ट सी की सेल होगी 2012 में। इसी तरह ये प्रोडक्ट ए की होगी, ये प्रोडक्ट बी की होगी, ये प्रोडक्ट सी की। अब देखें ना, इस इससे टोटल सेल्स का तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना निकालना। असेसमेंट इतनी आसान तो नहीं है। उसने कहा है कि इजीली असेस कर सकते, इजीली असेस तो नहीं कर सकते ना। यहाँ से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर दोनों को ऐड करना, तो आसानी से तो नहीं आप बता सकते। हाँ, अगर ये मिक्स्ड होता तो फिर वो अलग बात थी। तो ये ऑप्शन डी जो है ना ये गलत है। ट्रेंड्स देखने के लिए बेस्ट यूज चीज क्या है? तो ट्रेंड्स देखने के लिए बेस्ट यूज चीज मैंने आपको बताया था, लाइन ग्राफ है, उसके बाद बार चार्ट आता है। कोरिलेशन देखने के लिए कौन सा चार्ट जो है वो यूजफुल होगा? कोरिलेशन देखने के लिए स्कैटर ग्राफ यूजफुल होता है, ठीक है। रिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान देखने के लिए। अंडर विच मेन्यू इज अ चार्ट विजार्ड फाउंड इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो 2010 का एक्सेल है, तो इंसर्ट के अंदर जो है ना, इधर भी इंसर्ट के अंदर ही आता था चार्ट विजार्ड, अगर आपने लास्ट लेक्चर। Which of the following chart option would allow the user to change that the positioning of the key which explains the each bar represents a bar chart? तो ये कोई नई चीज है। Which of the following chart options would allow a user to change the positioning of the key which explains what each bar represents in bar chart? तो ये पता नहीं है, कोई नई चीज है, इसको आप इग्नोर कर लें, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। Which of the following is the best way to ensure that the titles on the spreadsheet remain in the view regardless of which position user scrolls within the spreadsheet? तो अगर आपको ये चीज याद हो, मैंने चीज की भी थी फ्रीज पेन्स वाली, कि मैं जिस एरिया को फ्रीज करता था वो मेरे साथ साथ बेशक मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, लेफ्ट राइट जा रहा हूँ, वो साथ साथ ही होता था।
तो फ्रीजिंग पेन का मकसद यही होता है, फ्रीज पेन का, ठीक है। तो ये आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू डिटरमिन विच पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट इज प्रिंटेड। इसमें से कौन सी चीज है प्रिंट ऑप्शन में जो आपको बताती है कि कौन सा जब आप प्रिंट ऑप्शन की डिटेल में जाओगे तो आगे जो शीट सेटअप है ना, वो आपको बताता है कि किस कौन सा एरिया प्रिंट आउट हो रहा है। फिर उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू एक्सेस मोर वर्कशीट्स इन द स्टैंडर्ड 3। स्टैंडर्ड 3 से ज़्यादा मोर वर्कशीट कौन से जो है ये आपको यूज अलाउ करता है, तो कौन सी चीज़ें ये, तो ये होंगी प्रेस शिफ्ट एंड F11, शिफ्ट और F11 दबाएं तो फिर ये होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 का कोई होगा, ठीक है, तो आपने बस ये याद रखना है अगर उसने पूछ लिया तो। Which of the following functions allow a user to locate the word January in their spreadsheet and change it to the February? तो yes, ये आप लोगों को पता होगा, हमने ये काम किया भी था वर्ड्स को चेंज करने का, फाइंड एंड रिप्लेस से। Which of the following allows a user to save a spreadsheet? तो स्प्रेडशीट को सेव करने का आसान तरीका है क्लिक ऑन फाइल और सेव एज, सेव द स्प्रेडशीट। एक ये भी तरीका है स्प्रेडशीट को सेव करने का, दूसरा क्लिक ऑन सेव भी है, लेकिन एकदम राइट क्लिक करके आप सेव तो नहीं कर सकते ना, आपको पहले फाइल पे जाना पड़ता है फिर सेव एज जाना पड़ता है। तो दो तरीके हैं, या तो अगर उसने लिखा होता कि फाइल पे जाओ और फिर सेव करो तो फिर उसका ठीक था आंसर, ठीक है। तो उसने सिर्फ क्लिक ऑन सेव लिखा हुआ है तो सेव ऑप्शन सामने तो नहीं होता ना, आपको फाइल पे जाना पड़ता है फिर सेव करना पड़ता है। सेव करने के दो ही तरीके हैं, सेव या सेव एज, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक होगा। अगर इसने ये लिखा होता ना कि क्लिक ऑन फाइल और फिर सेव पे जाओ तो वो भी ठीक होता, लेकिन उसने सिर्फ क्लिक ऑन सेव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेव तो आपको कहीं इधर सामने नजर तो नहीं आ रहा ना। अगर वो आपको सामने नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि फिर ये वाला ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि जब आप कमेंट्स ऐड करते हो तो किस किस्म का मार्कर जो है वो उस कमेंट वाले सेल में आ जाता है। तो एक रेड मार्कर आ जाता है, टॉप राइट पे आ जाता है, ठीक है, टॉप राइट पे। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 30 to 40 है। इस पे अगर मैं इंसर्ट करता हूँ, कमेंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इंसर्ट कमेंट मैंने किया, ठीक है, तो देखें टॉप राइट पे आ गया, राइट साइड पे, और ऊपर टॉप पे एक रेड कलर का आ गया मार्कर जो आपको नजर आ रहा है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, ठीक है। बीबीपी किट आप लोग ना भी करें इसकी तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बीबीपी किट में बहुत बड़ा बड़ा वो क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बेसिक स्प्रेडशीट के सारे मैंने आपको बता दिए, उनको लिस्ट डाउन करें अपने पास, उनके नोट्स बनाएं, उनको करें, फिर ये कैप्लन किट के क्वेश्चंस पहले खुद करें फिर ये देखें। बाकी ये कि कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 क्योंकि टेस्ट होता है तो वो मैंने आपको साथ साथ बता दी है, ठीक है, तो उनको भी आपने मद्देनजर रखना है। और इसके साथ जो हमारा स्प्रेडशीट है वो खत्म हो गया।